हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की कि न्यूटन्स ने कौन कौन से लॉ दिए थे। तो देखो अभी सबसे पहले हमारे पास न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। तीनों को हम सबसे बारी बारी पढ़ेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन हम देते हुए चलेंगे भाई। तो देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है भाई, ए बॉडी और ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक मोशन में रहता है या फिर तब तक रेस्ट की पोजीशन में ऊपर रहेगा अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और अगर वो चल रहा है तो कंटिन्यू मूव करता रहेगा। टू मूव और टू स्टॉप इट, यानी कि अगर वो चल रहा है, अगर हम उसके ऊपर रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाएंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक हम उसको चलाने के लिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ बाय न्यूटन का, यानी कि कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में या मोशन में तब तक रहेगी जब तक हम उसको चलाने के लिए या रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे। ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारे पास द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम कब आती है, मास और वेलोसिटी क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम हमारा। तो जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या करें भाई, मूव करके जाएगी या फिर मूव करे तो क्या होगी, धीरे धीरे रुकने की तरफ आएगी। तो इसमें बताया गया है कि जो उसकी लीनियर मोमेंटम चेंज होती है किसकी वजह से, जो हम फोर्स लगाते हैं वो उसकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी क्या होगी, उसकी लीनियर मोमेंटम चेंज होती जाएगी। अगर हम उसको चलाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम बढ़ेगी, अगर उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम कम होगी। लेकिन लीनियर मोमेंटम चेंज तो हो रही है ना, और कितनी चेंज होगी, जितना हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। dp क्या होता है आपका, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। dt क्या होता है, चेंज इन टाइम। कितने टाइम के अंदर कितनी आपकी लीनियर मोमेंटम चेंज हुई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके फोर्स के ऊपर। एक तो ये डेफिनेशन इसकी सेकंड लॉ की, या फिर ये डेफिनेशन भी आती हुई सेकंड लॉ की, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो वो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो मूव करेगी। तो उसके अंदर क्या आएगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आएगी। अब हम ऐसा तो है नहीं भाई कि कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा वेलोसिटी होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो कम वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक्सेलरेशन। और जो मास और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, फोर्स के इक्वल हो जाएगा, F इक्वल टू ma। तो ये हमारे पास क्या थे, फर्स्ट और सेकंड लॉ थे भाई न्यूटन्स के। ठीक है, इनको आप क्या कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनको नोट कर सकते हो आप। हम चलते हैं आप अपने थर्ड लॉ के ऊपर कि न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया था वो कौन सा लॉ दिया था भाई। तो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, और अगर आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं भाई थर्ड लॉ के ऊपर। पहले मैं इसलिए आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि किस तरह से होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि एक्शन क्या होते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दिया तो हमने क्या किया, वो एक्शन किया। अब हमने जो फोर्स लगाया है उसके कोरिस्पोंडिंग वो कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, वो हमारे फोर्स को एक्सेप्ट करता है या उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, हमें पीछे की तरफ धकेल देता है, तो वो क्या होता है, उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जितना हम किसी बॉडी के ऊपर एक्शन करते हैं उतना ही उसी के इक्वल और उससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर
वो उन पे हमारे ऊपर क्या करती है, रिएक्शन करती हुई। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो एक्शन होता है और जो रिएक्शन होता है वो दोनों क्या होते हैं, आपके अलग अलग बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं हम एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। कि बॉडीज या ऑब्जेक्ट की अलग अलग बॉडी और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, वो एक्ट करेंगे। वही एक के ऊपर हम कोई भी एक्शन कर देंगे तो वो हमारे ऊपर क्या करेगा, उसका रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, थर्ड लॉ आते हैं वही न्यूटन के ने। अब हम क्या करते हैं कि एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं भाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। भाई फर्स्ट लॉ, तो देखो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आपको पता ही लग गई है कि फर्स्ट लॉ को आप किस तरह से डिफाइन करोगे। यहां पर क्या लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन यहां पर भी लिखी हुई है। ठीक है, मैंने रब नहीं की है। अब देखो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है भाई, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं भाई। अब देखो इनर्शिया क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर ही बताया था, इसकी डेफिनेशन अच्छे से मैंने उसको समझाया था। तो इनर्शिया क्या होता है, इनकैपेबिलिटी होती है बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कोई बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी आपके घरों के अंदर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, कूलर है, बेड है, वो क्या होती हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर रहती हैं। कब तक, जब तक हम उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो वो क्या होता है, इनर्शिया होता है। ठीक है, इनकैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो वो हमारा इनर्शिया आता है। अब देखो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम बोल देते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे तो इनर्शिया कितने टाइप का होता है भाई, कौन कौन से लॉ दिए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया के अगर हम देखते हैं तो यहां पर हमारे पास आता है भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड आता है भाई हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड आ जाता है भाई आपके पास क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो ये कुछ चीजें आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल है, तो इनको लिखना भी जरूरी है ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेके इनको कर सके आसानी से। तो तीन टाइप का हमारे पास इनर्शिया होता है भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनको क्या करें हम, बारी बारी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इनको बारी बारी हम अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से ये होंगे। तो फर्स्ट लॉ को मैं यहां से क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही हमारा चला हुआ है, कहीं कोई ये सोचे कि इनर्शिया स्टार्ट कर दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ही को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम क्या जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया से जानते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डेफिनेशन आप क्या दोगे, एन ऑब्जेक्ट continue in state of rest until an external force is applied on it to move it। तो देखो भी लॉ ऑफ इनर्शिया के, लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर हमने क्या बताया है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर रहेगा। कब तक, until an external force is applied on it to move it, जब तक हम उसको मूव करवाने के लिए उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या रहेगा, अपनी रेस्ट की पोजीशन के ऊपर ही रहेगा भाई आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप किस तरह से समझोगे, इसके लिए हम अपने कुछ एग्जांपल देखते हैं भाई।
तो देखो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम क्या देते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है कि जब जैसे when a bus moves suddenly in forward direction, then the passenger standing in it falls in backward direction। तो उसके अंदर जो पैसेंजर होता है वो किस में जाता है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो जाता है। तो देखो व्हेन ए बस मूव सडनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर सपोज करो आप किसी बस के अंदर खड़े हो बिना किसी चीज को पकड़े हुए, ठीक है, और ड्राइवर क्या करता है, बस को एकदम से आगे की तरफ मूव करवा देता है, तो आप क्या करते हो, आप पीछे की तरफ गिरते हो भाई, आपको झटका लगता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि द पैसेंजर स्टैंडिंग इन इट फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उसके अंदर जो पैसेंजर खड़ा होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, गिरता है भाई, गिरने का मतलब क्या है, पीछे की तरफ वो जाता है। अब देखो पहले वो पैसेंजर था किस में था, बस भी रेस्ट में थी और पैसेंजर भी रेस्ट में था, लेकिन बस कंटिन्यू कब तक रेस्ट में रहती, जब तक ड्राइवर उसको आगे मूव नहीं करवाता, तो वो उसकी क्या थी, रेस्ट की पोजीशन। जब ड्राइवर ने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया यानी उसके ऊपर एक्सलेट किया उसको, तो वो एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो चल पड़ी। तो यहां से न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर होगा भाई कि रेस्ट में थी, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, किसके अंदर चली गई, मोशन के अंदर वो वापस चली गई। लेकिन उसके अंदर जो पैसेंजर उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, पैसेंजर भी क्या था, रेस्ट की पोजीशन में था। तो जब बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव की तो पैसेंजर किस डायरेक्शन के अंदर मूव किया भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो पैसेंजर भी रेस्ट में था और जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो किस डायरेक्शन में मूव किया, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो ये क्या है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो पैसेंजर पीछे की तरफ जाके फिर एकदम से आगे आके नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो जाता है, वो ऐसा क्यों भाई, क्योंकि देखो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल का क्या मतलब है, इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम अपने शरीर के किसी भी पार्ट को एक किसी भी साइड से हम इसको बेंड करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही अपने आप नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाती है। तो हमारे जब हम बस के अंदर खड़े थे, जो पैसेंजर था जब वो बस के अंदर खड़ा था तो जो उसके पैर थे वो बस से क्या थे भाई, अटैच थे, लेकिन उसके जो ऊपर की बॉडी थी वो बस के साथ अटैच नहीं थी। तो जब बस आगे की तरफ मूव की तो उसके जो पैर हैं जो बस से अटैच थे वो तो बस के साथ क्या हो गए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गए, लेकिन जो अपर पार्ट था उसका वो तो किसी से अटैच नहीं था, तो वो तो बड़ी स्टेट के ऊपर ही रहा भाई, ठीक है। तो पैर आगे की तरफ मूव कर गए लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या रहा, फिक्स रहा। तो एकदम से जब हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आएगी तो क्या करेगा भाई, पैर आगे की तरफ मूव किए और ऊपर वाला हिस्सा फिक्स रहा, तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर आएगी तो ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, एक झटके के साथ क्या जाता है, आगे की तरफ वो मूव करता है भाई, ठीक है। तो ये रीजन है इसके अंदर। जब हम इंपल्स और इसके अंदर आपका एक मोमेंटम भी आता है, जो आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ी है, ये सारी चीज इसके अंदर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है आपकी, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, when a horse moves suddenly then the person then the rider, बोल सकते हैं इसको पर्सन की जगह, then the rider goes in backward डायरेक्शन। तो जो राइडर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है। सेम एग्जांपल है, यहां पर हमारे पास बस थी और यहां पर हमारे पास क्या है भाई, हॉर्स है। जब कोई भी राइडर हॉर्स के ऊपर राइड करता है और वो आराम से बैठा हुआ है, हॉर्स भी आराम से खड़ा हुआ है, और जब हॉर्स एकदम से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो राइडर क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। तो बिल्कुल दोनों की क्या है, सेम एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम अपना देखते हैं भाई,
देखो जो ये आपके पास लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ जितने भी इनर्शिया हैं, ये आपके एग्जाम्पल की ही हेल्प से आप इनको क्या कर सकते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो भी। तो इसका थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, द डस्ट पार्टिकल फॉल्स डाउन फ्रॉम a mat when it is beaten with a stick, तो देखो भाई जब आप घरों के अंदर कोई भी आपके पास चटाई होती है या फिर कोई भी दरी होती है, उसको जब आप स्टिक यानी डंडे के साथ क्या करते हो, उसको मारते हो, तो उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब वो दरी है या फिर जो मैट आपका, वो पहले क्या है, रेस्ट की पोजीशन के ऊपर है। जब आपने उसके ऊपर डंडा मारना स्टार्ट किया तो जो दरी होती है या फिर जो आपका मैट है वो तो डाउनवर्ड या अपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली किसके अंदर थे, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर थे। तो जब वो दरी आपकी अपर या डाउनवर्ड मूव करती है तो डस्ट पार्टिकल अपने अब एकदम से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते, और वो रेस्ट की पोजीशन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, उस दरी में से अलग हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फोर्थ एग्जांपल के ऊपर। तो ये क्या होता है भाई, when we shake a mango tree branch, then the mango fall downward। तो आपके जो आम होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यानी जब आप एक आम के पेड़ की टहनी को ऐसे हिलाते हो तो उससे क्या होते हैं भाई, जो आम लगे होते हैं वो क्या होते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखो जो आम टहनी के ऊपर लगे हुए थे, पहले टहनी भी हमारी रेस्ट पे थी और उसके ऊपर जो लगे हुए आम थे वो भी आपके क्या थे, रेस्ट की पोजीशन के ऊपर थे भाई। ठीक है, तो जब हमने क्या किया, टहनी को क्या किया भाई, हिलाया, तो टहनी किसके अंदर होगी, मोशन के अंदर, लेकिन जो आम थे वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है भाई आपके। तो टहनी आपकी क्या हो जाती है, मोशन के अंदर गई, आम किस में रहे, रेस्ट पे, तो वो क्या होते हैं, उससे अलग हो जाते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट की वजह से हुई। तो देखो भाई ये हमारे पास क्या थे, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के आपके पास क्या थे, कुछ एग्जाम्पल थे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर क्या होता है कि बॉडी पहले किस में होती है, रेस्ट में होती है, और हमें वो किसके अंदर लेके आनी होती है भाई, मोशन के अंदर वो लेके आनी होती है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ये जो आपका न्यूटन्स लॉ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया यानी रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन के अंदर से आपका क्या आता है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इनमें से। ठीक है, तो कुछ बच्चे लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जो मैंने पहले डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से याद कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ के ही पार्ट होते हैं आपके। तो ये था हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो देखो इसके अंदर हमारे अंदर सिर्फ क्या चेंजमेंट होगा, जहां पर बॉडी रेस्ट में है वहां पर हमें मूवमेंट करवानी है, और इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो हम यहां पर बात करें किसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो देखो इनर्शिया मोशन के अंदर क्या रहेगा आपका, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन until an external force applied it on it to stop it। तो देखो भाई यहां पर आपने सिर्फ इतना चेंज करना है इसके अंदर, ऑफ मोशन until an external force is applied on it to stop it। बस आपने थोड़ा सा चेंजमेंट करना है इसके अंदर। देखो इनर्शिया मोशन के अंदर क्या रहेगा, रेस्ट के अंदर क्या थी, बॉडी रेस्ट में थी, हमने उसको क्या किया, मूव करवाया। इनर्शिया मोशन के अंदर क्या हुआ, बॉडी किस में होगी, मोशन में, हमें क्या लेके आनी है, रेस्ट के ऊपर वो लेके आनी है। तो देखो इसके अंदर एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में क्या रहेगा, until an external force is applied on it to stop it। वो कंटिन्यू मोशन स्टेट के अंदर रहेगा, कब तक, जब तक हम उसको रोकने के लिए उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक।
ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है भाई यहाँ पर कि कोई बॉडी कब तक हमारी रेस्ट में रहेगी। तो अगर आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट आसानी से समझ में आ जाता है तो आप इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो भाई। तो देखो जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल की बात हम क्या करेंगे, तो देखो व्हेन ए बस, बिल्कुल उसके अपोजिट है स्टॉप। व्हेन ए मूविंग बस लिख देता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। व्हेन ए मूविंग बस stops suddenly, then the passenger goes in forward direction। तब जो पैसेंजर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाता है। देखो बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल है। इसके अंदर बस हमारे क्या है, मूविंग बस है, बस चल रही है, ड्राइवर क्या कर देगा एकदम से क्या लगा देगा, उसने ब्रेक लगा दी है। तो उसके अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो किस आगे की डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो गिरते हैं। या आगे की डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, उनको एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है उनको आगे की डायरेक्शन में। तो वो किस वजह से, क्योंकि पहले वो बस के साथ क्या थे, मूविंग पोजिशन के ऊपर थे। एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसने बस को रोक दिया, लेकिन उनके जो पैर थे वो बस के साथ अटैच थे, वो तो रुक गए। लेकिन उनके जो अपर बॉडी है, और बॉडी कैसी डिफॉर्मेबल, तो वो थोड़ी देर तो क्या आगे की तरफ मूव की, लेकिन डिफॉर्मेबल होने की वजह से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आएगी तो क्या करेगी, एक जर्क के साथ वो वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है। आपके सेकंड हमारे पास क्या होता है भाई, वही बात आती है आपकी व्हेन ए मूविंग हॉर्स, when a moving horse stops suddenly, then the rider falls forward। तो अगर एक घोड़ा है वो क्या मोशन के अंदर है और वो एकदम से क्या होता है, रुक जाता है, तो उसका जो राइडर होता है वो कैसे गिरता है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, वो गिर जाता है भाई हमारा। ठीक है, फिर जो एथलीट होते हैं, थर्ड एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं भाई। आपने कभी देखो जो बच्चे ज्यादा बड़े होते हैं वो क्या करते हैं भाई, बस में से जब बस चलती रहती है तो उसमें से क्या होते हैं, कूद जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या आएगा, when we jump from a moving bus, then we fall in forward direction, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं भाई, when we jump from a moving bus, जब हम देखो जब हम चलती हुई बस में से कूदने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम कूद के जमीन के ऊपर खड़े होते हैं तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, हमें चोट लगती है। लेकिन कूदते टाइम बच्चे क्या करते हैं, जब बस में से कूदेंगे तो आगे की तरफ वो क्या करते हैं, रन करते हैं, यानी कि उसी स्टेट को वो कंटिन्यू बनाए रखते हैं और धीरे धीरे उस स्टेट को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम उस स्टेट ऑफ मोशन को सडनली चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो जिन बच्चों को बस में से कूदना या उतरना चढ़ना नहीं आता तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो चलती हुई बस में से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो उनको बस की डायरेक्शन में ही आगे मूव करना चाहिए थोड़ी सी दूर तक, ताकि उनकी जो बॉडी है वो क्या हो जाए भाई, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को आराम से चेंज कर सके। लेकिन अगर वो बस में से कूदने के साथ ही वहीं पर खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उनके जमीन पर गिरने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं और उनको चोट भी लग सकती है। तो यही होता है कि जब क्या करता है भाई, एक आदमी मूविंग बस में से कूदता है तो आगे की डायरेक्शन में क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, और अगर वो उसके साथ साथ भागेगा तो डायरेक्शन में नहीं गिरेगा। तो देखो पहले वो मोशन में था, बस में से कूद के वो किस पे आएगा भाई, रेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें पहले हम क्या करते हैं भाई, पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन के अंदर से कहां पर लेके आते हैं, रेस्ट के ऊपर लेके आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या होता है,
एन एथलीट्स मूव स्लोली या फिर रन स्लोली बिफोर स्टॉपिंग। तो देखो जो एथलीट्स होते हैं भाई, जो रेस करने वाले बच्चे होते हैं, जो वो क्या करते हैं, रेस करके आते हैं तो वो कैसे रुकते हैं, वो धीरे धीरे रुकते हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल तेज भागे आ रहे हैं और अचानक से वो एकदम से क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अगर वो ऐसे रुकने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, आगे की तरफ गिरने के चांसेस होते हैं, चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब रेस करके आते हैं तो वो धीरे धीरे रुकते हैं भाई। क्यों रुकते हैं, क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या करते हैं, आराम आराम से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसके अंदर, रेस्ट के अंदर। अगर वो एकदम से रुकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उनको चोट लगेगी भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन के। तो देखो इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर बॉडी मोशन के अंदर होती है, हमें किस पे के ऊपर लेके आनी होती है, रेस्ट के ऊपर लेके आनी होती है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर बॉडी हमारी रेस्ट में थी, हम उसको कहां पर लेके आए थे, मोशन के अंदर लेके आए थे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन के। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसकी थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी अलग डेफिनेशन आएगी आपकी, बाकी एज इट इज। तो देखो भाई क्या होगी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो इसके अंदर क्या रहेगा, एन ऑब्जेक्ट cannot change its direction of motion, until an external force applied on it to change its direction। तो देखो भाई इसके अंदर क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को तब तक चेंज नहीं करेगा until an external force applied on it to change its direction। अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए, तो क्या रहेगा भाई, कंटिन्यूअसली अपनी उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करता रहेगा, वो मूव करता रहेगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली हमें क्या करवानी भाई, डायरेक्शन चेंज करवानी है। तो देखो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या आते हैं भाई, एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, कि जो अम्ब्रेला होता है वो हमें क्या करता है भाई, बारिश से बचाता है। अब देखो इसके एग्जांपल कैसे हैं, अगर बारिश हमारे पास क्या भाई, स्ट्रेट ऊपर से सीधी गिर रही है भाई, आपकी डाउनवर्ड गिर रही है, तो हम अपनी छाती को कैसे करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। लेकिन अगर जो रेन होती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, वो ऐसे आने लग जाए भाई आगे से, तो हम अपने छाती को क्या करते हैं, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में उसको कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास आता है और जो आपकी रेन है वो डाउनवर्ड गिर रही है, तो मैं उसको बिल्कुल ऐसे सीधे करता हूँ अपनी सिर के ऊपर, ताकि मैं बारिश से क्या रहूं, बचा रहा हूं। अगर बारिश मेरे पास ऐसे आती है तो मैं इसकी डायरेक्शन कैसे कर लेता हूं, ऐसे आगे की तरफ कर लेता हूं, यानी मैंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज। इसने अपनी डायरेक्शन को अपने आप तो चेंज नहीं किया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्शन को क्या करेंगे भाई, चेंज कर सकते हैं भाई। और दूसरा देखो सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, when we tied a stone on the one end of a string। तो देखो भाई इसका क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रस्सी है, इसके एक एंड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक पत्थर बांध दिया, यहां से हम इसको पकड़ लिया, हम इसको क्या करवाते हैं, ऐसे रोटेट करवाते हैं।
रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। लेकिन जैसे ही ये रस्सी यहां से बीच में से टूट जाएगी तो क्या करेगा, इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करके जाएगा ना, ठीक है। अब ये रस्सी टूटने के बाद सर्कुलर मोशन के अंदर थोड़ी जाएगा। तो पहले देखो इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या थी भाई, पहले रेस्ट में था, हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या हुआ भाई, सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे रस्सी टूट गई, एक्सटर्नल फोर्स लग गया इसके ऊपर और भी ज्यादा, तो इसने कौन सा पाथ किया, इसकी डायरेक्शन पहले क्या थी, सर्कुलर थी, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हम करते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। when a car when a car rounds suddenly, या फिर राउंड की जगह हम बोल सकते हैं भाई टर्न suddenly, then the person sitting in it, then the person sitting in it goes in outward direction। तो देखो भाई, ये इसका एग्जांपल है कि अगर एक कार के अंदर इंसान बैठे हैं और वो कार क्या होती है, हम इसका एग्जांपल एक बार बताता हूं। ये हमारे पास कोई कार है भाई, और ये इसके अंदर क्या आदमी बैठे हैं, ये क्या जा रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रही है। फिर ये क्या करेगी, इस तरह से राउंड के अंदर क्या करती है, मुड़ जाती है भाई इस तरह से। ये जब ऐसे एकदम से मुड़ेगी तो इसके अंदर जो इंसान बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसके ऊपर क्या लगेगा, ऐसे बाहर की डायरेक्शन उनके ऊपर फोर्स लगेगा। या आपने प्रैक्टिकली करके भी देखा होगा, जब आपने ट्रेवल किया होगा बस के अंदर या कार के अंदर, तो जब वो एकदम से उनको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, तो उसके अंदर जो पर्सन बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ ऐसे गिरते हैं भाई, खिड़की की तरफ, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई, ये हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी पहले हम स्ट्रेट में चल रहे थे, अचानक से क्या हो गई, बस की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हमारे ऊपर भी क्या लगा, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा, और हमारी डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हमारे पास। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आता है भाई, द रोटेटिंग व्हील्स। जो आपके पास क्या होते हैं भाई, रोटेटिंग व्हील्स होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, थ्रो आउट मड। जैसे बाइक होते हैं भैया, कार्स होती हैं, बसेज होते हैं, जब वो कीचड़ में से निकलते हैं तो उनके टायर के ऊपर क्या लग जाता है, कीचड़ लग जाता है। तो पहले तो उनसे चिपका रहता है टायर से, लेकिन जैसे जैसे वो क्या करते हैं भाई, सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड बढ़ाते हैं, या फिर जैसे जैसे वो कीचड़ क्या होता है, सूखने लग जाता है, तो वो क्या होगा, वो उस टायर से अलग होना स्टार्ट होता है। और वो कैसे जाता है, ऐसे पीछे की डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको क्या करते हैं, वैसे फेंकते हैं टायर पीछे की तरफ, कीचड़ को फेंकने लग जाते हैं। तो ये क्या होती है, उनकी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। पहले वो सर्कुलर मोशन के अंदर जा रहे थे, लेकिन जैसे उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाया गया, वो किस डायरेक्शन के अंदर जाने लगे हुए, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ वो क्या उससे अलग होने लग जाते हैं भाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, जब when a knife is sharpened by a grinder, then the spark of flame goes in circular motion। तो देखो भाई, जैसे हमारे पास क्या होता है, ग्राइंडर होता है, आप सभी ने देखा होगा, आप लोहार की दुकान के ऊपर गए होंगे,
जैसे वो चाकू बनाते हैं या फिर कोई भी लोहे का सामान बनाते हैं, तो उनके पास एक ग्राइंडर होता है, ऐसे उसको रोटेट करवाते हैं और जो चीज उसके ऊपर रखी जाती है तो उसमें से क्या निकलते हैं भाई, एक चिंगारियां निकलती हैं, ठीक है, आग की चिंगारियां निकलती हैं। और जैसे जैसे वो मूव करता है तो आग की चिंगारियां कैसे जाती हैं, ऐसे जाती है भाई उससे। तो ग्राइंडर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो पहले तो चिंगारियां क्या करती है, सर्कुलर मोशन में जाती है, लेकिन फिर वो क्या होती है, उससे अलग हो जाती है भाई, ठीक है। तो वो क्या करती है भाई हमारी, कि जो चिंगारियां होती है, जो स्पार्क होते हैं हमारे फ्लेम के, वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं, किसको छोड़कर, सर्कुलर पाथ को छोड़कर। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ मैंने आपको क्या करवाया है, समझाने के लिए बताया, इसकी जगह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट मोशन की जगह हम क्या करते हैं, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम इसके एग्जांपल देते हैं। तो जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही होता है। इसके पहले हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ा, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा, और अब हमने क्या पढ़ा भाई, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उनकी पोजीशन को हम चेंज करवाएंगे भाई एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही देखते हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे भाई, न्यूटन के दो जो लॉ बच जाते हैं हमारे पास, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, उनको हम डिटेल में करेंगे जैसे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ किया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही डिस्क्राइब करते हैं, और साथ साथ जो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल लिख के बताए हैं, उनको आप साथ साथ नोट जरूर कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे एग्जांपल है भाई जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो फिजिक्स सारी अंडरस्टैंडिंग है, तो आज का जो टॉपिक था वो सारा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था, बट इसके अंदर क्या थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो आपको लिखकर बताना पड़ता है मुझे, क्योंकि अगर मैं इन चीजों को अगर आपको वर्बली समझाता हूँ बोल के, तो थोड़ी देर आप याद रखोगे, लेकिन आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी कि हम इनको किस तरह से एक्सप्लेन करें अगर हम इनको लिखना चाहें तो इस वजह से मैंने आपके लिए परेशानी ना पैदा करते हुए इन सभी चीजों को मैं आपको नोट करने का मौका देता हूं, तो आप इनको साथ साथ नोट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, जैसे अभी आपको वीडियो लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू भाई।